बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नतीजे में बनने वाली ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपनी सियासी जो ताकत है वो दिखाने जा रही है कल 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में। अब ये जो जलसा कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हो रहा है, इसका अपोजिशन और हुकूमत दोनों को ही बेकरारी से इंतजार था। एक तो जो एनओसी हुकूमत ने जारी किया है उसके अंदर बहुत सारी शराइत हैं। उन शराइत के अंदर से एक शर्त यह भी है कि कोई कॉन्विक्ट इस जलसे से खिताब नहीं करेगा, जिसका जाहिर सी बात है डायरेक्ट निशाना नवाज शरीफ साहब हैं कि नवाज शरीफ साहब किसी भी तरीके से इस जलसे के अंदर खिताब नहीं करेंगे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के एक ट्वीट ने बताया कि नवाज शरीफ साहब के जलसे से खिताब की तैयारियां की जा रही हैं। अब क्या यह कन्फ्रंटेशनल सियासत कहां तक जाएगी और किस मोड़ पर जाके बैठेगी, यह एक अहम सवाल बनता चला जा रहा है। ऑपोजिशन को इस जलसे का इसलिए इंतजार था कि वो बता सके हुकूमत को कि हुकूमत में ना होते हुए भी हमारी ताकत इस कदर है कि हम ऑपोजिशन में होते हुए भी एक बड़ा जलसा मुनक्किद कर सकते हैं। और हुकूमत को इसलिए इंतजार था कि ऑपोजिशन को बता सके कि हम आपके जलसे से डरते वरते कोई नहीं है। लेकिन आज एक चैलेंज दे दिया शिबली फराज साहब ने, और वो जो चैलेंज है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं स्टेडियम भर के दिखा दें तो फिर वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन परवेज रशीद साहब ने भी आगे उसका जवाब दिया। वो जवाब क्या दिया और शिबली फराज साहब ने क्या कहा, वो जरा मुलाहिजा करिएगा। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो उस जिना स्टेडियम को भरें, और अगर उन्होंने आवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। हमने ख़ुद जलसे किए हैं स्टेडियम्स में, हमने कभी आवाम को तंग करने की सियासत नहीं की है। तो हम इस दफ़ा भी यही चाहेंगे कि ये स्टेडियम के अंदर करें, SOPs को फॉलो करें और उस स्टेडियम के अंदर जलसा करें। लेकिन मैं साथ में ये भी उनको चैलेंज करता हूँ कि वो इस स्टेडियम को भर के दिखाएं। ताहिरा औरंगजेब साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ही चलते हैं। ये बता दें, स्टेडियम जिना स्टेडियम भर पाएंगे या फिर सड़कों के ऊपर लोगों को खड़ा करेंगे, क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि चैलेंज दे दिया अभी आपको वज़ीर इत्तलात ने, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का। आज डी चौक में भी धरना है, बड़ी मुश्किल से मैं पहुँच सकी, आपकी बहुत मेहरबानी। अब मैं आपके सवाल की तरफ आऊँ कि जिना स्टेडियम भरना कोई मुश्किल नहीं है। और ये शिबली फराज साहब, मैं तो कह रही हूँ कि इस्तीफ़ा तैयार करके लिख के रख लें ताकि टाइम ज़ाया ना हो ना, और फिर फ़ौरन जमा करा दें। जैसे ही टीवी पे देखें कि जिना स्टेडियम भर गया और लोग जो हैं बाहर सड़कों तक फैले हुए हैं और दरख्तों पर चढ़े होंगे, छतों पर चढ़े होंगे, दीवारों पर चढ़े होंगे, तो ये इस्तीफ़ा मेरा ख्याल है अभी लिख लें, क्योंकि फिर इनको डिप्रेशन भी होनी शुरू हो जाएगी और शायद इनके ख्यालात भी बदल जाएँ। तो बेहतर है कि अभी ये तैयार कर लें और उस वक्त फ़ौरन जमा करा दें ताकि ये किसी बात में तो सच्चे साबित हों, वरना तो हर बात में यू टर्न है और समझ नहीं आती। और फिर जो जैसा कि ये कह रहे हैं अपने बयान में कि जी लोगों को तंग ना करें, हमने इनको इजाज़त दे दी। इन्होंने 11th आवर तक इजाज़त नहीं दी। जब हमने ये ठान ली कि GT रोड पर धरना होगा, जलसा होगा, जो भी कुछ हमारा प्रोग्राम होगा हम वही रखेंगे, तो उसके बाद इन्हें पता नहीं रात को 1 बजे क्या ख्याल आया कि इन्होंने डायलॉग्स की और कहा ठीक है जी जिना स्टेडियम आप ले लें। तो आज हमने वहाँ पर तैयारी शुरू कर दी। बात ये है कि जिना स्टेडियम भरना कोई मसला नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गुजरांवाला से तमाम सीटें स्वीप की हैं। नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, लाहौर से जब मरियम बीबी निकलेंगी तो एक मॉब उनके साथ इंशाअल्लाह ताला वहाँ से भी जुलूस की क़यादत करती हुए गुजरांवाला आएंगी। फिर लाला मूसा, गुजरात, सियालकोट, यहाँ से भी लोग जो हैं वो तैयार बैठे हैं और रावलपिंडी के लोग तो काफिलों की सूरत में आज रवाना भी हो गए हैं। अच्छा ताहिरा साहिबा, मुझे बताइए कि आपने NOC पढ़ा होगा यकीनन, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है गुजरांवाला जिना स्टेडियम के जलसा करने के लिए। अब उसके अंदर एक शिक बड़ी मज़े की है कि कोई कॉन्विक्ट किसी तरीके से जलसे से खिताब नहीं कर सकेगा। यहाँ तो नवाज शरीफ साहब की ऑनलाइन जलसे से खिताब करने की तैयारियां चल रही थी, उधर मरियम साहिबा का भी मसला बन गया। तो ये कैसे मामला चलाएंगे फिर, अगर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही इस बेसिस पे मिला है कि कोई कॉन्विक्ट जलसे से खिताब नहीं करेगा? तो बात ये है कि जब इन्होंने यहाँ डी चौक पर धरना दिया था 4 माह तकरीबन, हमने तो कोई शराइत नहीं रखी थी। हमने कहा था आएँ बैठें। इन्होंने PTV की बिल्डिंग पे हमले किए। नहीं, लेकिन इमरान खान साहब कॉन्विक्ट नहीं थे ना। नहीं, वो ठीक है। तो जब हमने इन्हें कोई शराइत नहीं रखी तो ये भी शराइत रखने वाली बात है ना। कॉन्विक्ट जो है वो ख़ताब नहीं करेगा, अदारों के बारे में बात नहीं करेगा, जो मास्क नहीं लगाएगा उस पर पर्चा कट जाएगा। ये वो ओछे हथकंडे हैं जिनकी किसी ने परवाह नहीं करनी, ना आवाम ने
ना मुस्लिम लीग की क़यादत ने, ना पीपल्स पार्टी वालों ने, ना पीडीएम वालों ने, ना मौलाना फजलुर रहमान ने। नहीं तो फिर पाक ज़ात है सिर्फ अल्लाह ताला की, लेकिन फरिश्ता यहाँ कोई भी नहीं। तायरा साहिबा, फिर जी। कोरोना फैलने के मसले खदशा बहुत बढ़ नहीं, जाएगा। अगर मास्क मास्क कोई पहनेंगे, बना- मास्क यहाँ जरूर- कोई नहीं कोई फिक्र करेगा जो भी शराइत उन्होंने रखी है। नहीं, मास्क ज़रूर पहनेंगे, SOPs का इंशाल्लाह ख्याल रखा जाएगा। लेकिन बाकी जो ये ड्रामाबाजी है ना कि ये बात नहीं होगी, वो बात नहीं होगी, क्या ये कोई स्टैम्प पेपर लिख के हम इन्हें देंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब भी बराह रास्त होगा, तमाम आवाम सुनेगी भी और देखेगी भी उन्हें। ये तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मरीम नवाज साहिबा भी तकरीर करेंगी और भी जो कायदीन हैं तमाम तकरीर करेंगे। और अवाम आते किस लिए हैं? कायदीन के खिताब ही सुनने के लिए तो आते हैं, और एक दूसरे का मुंह देखने तो आते नहीं। तो गुजरांवाला के लोग जहाँ इकट्ठे हो गए वहाँ उनके साथ मुलक्का इलाके जो हैं, शेखुपुरा ले लें, सियालकोट ले लें, लाला मूसा ले लें, गुजरात ले लें और गुजर तो खान ले फिर लें, हम रावलपिंडी, ये सब समझ लोग लें जाएंगे। तायरा साहिबा, तसादुम वाला काम कल होने लगा। अगर पुलिस एक्शन लेती है इसलिए कि आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के शिक्के नहीं मानी और तस्लीम नहीं की, और फिर पुलिस एक्शन लेती है, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस, हुकूमत या आप लोग? देखिए, मरियम अभी तक कोई कन्विक्टेड नहीं है, कोई सबूत इनके पास नहीं है। जैसे राना सनाउल्लाह साहब को डाल दिया जेल में और उसके बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, वो सुरखरू हुए। ना हेरोइन का कोई चक्कर था, ना कुछ था। उनकी गाड़ी से ऐसी बरामदगी भी हो गई और फिर उसके बाद उन्होंने मासूम ने जेल भी काटी और फिर रिहा भी हुए। ख्वाजा साद रफीक साहब के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला, वो भी रिहा हुए बाइज्जत तौर पे। जो लोग हैं ये जब पकड़ लेती है पहले ये, इसीलिए हम कहते थे नैब के कवानीन में लाई जाए तरामीम, क्योंकि पहले ये बंदा पकड़ लेती हैं, फिर तलाश करते हैं सबूत, फिर उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया जाता है। हम ये चाहते थे पहले सबूत इकट्ठे करें, रेफरेंस फिर दायर किया जाए जब किसी खिलाफ इनके पास सबूत आ जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये इस किस्म के कानून में तरमीम ज़रूर होनी चाहिए। बिला वजह किसी की पगड़ियाँ इज़्ज़त की नहीं उछालनी चाहिए। तो अब ये जो इन्होंने मुज़ाकरात करने के बाद शराइत रखी हैं, इनमें जिसका जो दिल चाहेगा वो खिताब करेंगे भी। अच्छा। और स्टेटमेंट भी देंगे। इंटरेस्टिंग। अच्छा, सेनेटर ज्ञानचंद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वो जरदारी साहब के वारंट गिरफ्तारी के हवाले से रिएक्शन भी आया ट्विटर पे। गवर्नमेंट कह चुकी है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपको किसी तरीके का रिलीफ मिलेगा किसी भी केस में इन जलसों की वजह से, तो वो नहीं मिलेगा। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन, दिस एंटायर सिचुएशन? देखिए, नैब चेयरमैन ने उनके अरेस्ट वारंट इशू किए, तो नैब चेयरमैन और ये न्याजी गठजोड़ का है कि इतने बड़े जलसे हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे कारकुनान जो हैं वो पंजाब में भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, और अब हमारे लीडर आसिफ अली जरदारी के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं। वो हॉस्पिटलाइज हैं और अभी तक हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं। राइट। अच्छा सेनेटर साहब, इतनी बड़ी बड़ी सियासी जमातें ऑपोजिशन में हैं, वो जलसे और धरने करने जा रही हैं, पूरी मूवमेंट चलाने जा रही हैं, और हुकूमत यहाँ कह रही है कि जी ये आएंगे, जलसा करेंगे, चले जाएंगे। आप लोग कोई डेटरेंस नहीं पैदा कर सक रहे? हुकूमत उस तरह से डर नहीं रही है? एटलीस्ट वो कह तो यही रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इमरान खान ने तो कहा था अपनी स्पीच में कहा था कि इतने लोग अगर मेरे खिलाफ जुलूस करके आते तो मैं इस्तीफा दे देता। ये नवाज शरीफ के टाइम पे जब ये जुलूस निकाल रहे थे। तो अब इनको अपनी जबान पे कायम रहना, लेकिन ये अपनी जबान पे कायम नहीं रहे हैं, ये यू टर्न लेते हैं। तो हम समझते हैं ये जो कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पता, इन पे फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि इनको अवाम का एहसास नहीं है। अवाम के ये इलेक्टेड नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट के सिलेक्टेड लोग हैं, उनको ये खुश रखे हुए हैं और उनके ऑर्डर्स को ये ओबे कर रहे हैं। हम कहते हैं कि प्रॉपर यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे पार्लियामेंट की इज्जत हो, यहाँ पे बाकी जो भी इदारे हैं वो अपने अपनी डोमेन में बाज़त तरीके से काम करें ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके। इनको तो कोई परवाह नहीं है कि मुल्क का क्या हो रहा है। ये इनको बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पे तनकीद करनी है, कोई नई प्लानिंग नहीं करनी है कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, इन बहरानों से कैसे निकलना है, वो तो इनकी सोच ही नहीं है। अब अगर कश्मीर के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर आप गद्दारी का मुकदमा दायर करेंगे तो किसको खुश करेंगे? क्या कोई ये सेंसिबल फैसला था? 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर पे आपने केस डाल दिया। अब आज जो है एक एक्स प्रेसिडेंट पे
केसेस पहले ही चलते, उनके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि अपोजिशन को हम जेलों से और अपने ताकत से डराकर चुप करवाएंगे? ये मुमकिन नहीं है। हम जमहूरी तरीके से जमहूरियत के लिए एहतजाज करने निकले हैं और वो मूवमेंट चलाने निकले हैं, तो वो मूवमेंट आगे चलेगी और जमहूरियत की बहाली, मुकम्मल जमहूरियत की बहाली तक जारी रहेगी। राइट, चलिए इब्राहिम खान साहब की तरफ चलते हैं। इब्राहिम साहब, कल जो जलसा होने लगा है उसके हवाले से हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है? क्या हुकूमत एट दिस पॉइंट इन टाइम सर जोड़ के बैठी हुई है? नहीं, क्योंकि एक इमेज ये आ रहा है कि जी ये जो वारंट गिरफ्तारी हैं, ये जो नैब के और केसेस में तेजी आ रही है, वो इसलिए क्योंकि हुकूमत थोड़ी सी घबरा गई है। हुकूमत कंफर्टेबल है या हुकूमत कंसर्न्ड है? मैं इस हवाले से बड़ा क्लियर हूँ जी, और आपको एक बात बड़ी क्लियरली बता दूं कि ये जो तहरीकें होती हैं जिसके पीछे आवाम होती है और वो आगे बढ़ती हैं, क्योंकि असल ताकत का सरचश्मा जो है वो तो आवाम है। आवाम का निकलना होता है वो इश्यूज़ पे। ये जो पीडीएम बनी है, आप इनके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ये सब को उठा के देख लें, ये फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं जिन्होंने सियासत को कारोबार बना के अपना एक सिलसिला कार चलाया हुआ है। आप देखें, ख़ानदानी वरासती सियासत को इन्होंने रिवाज दिया। नवाज शरीफ ख़ानदान को देख लें, जरदारी ख़ानदान को देख लें, फजल रहमान ख़ानदान को देख लें, आप औरंगज़ई ख़ानदान को देख लें, और वली ख़ान वाले जो हैं उस ख़ानदान को उठा के देख लें। ये मेजर कंपोनेंट तो ये हैं। ये बेसिकली इस वक्त जब एहतसाब के शिकंजे में आए हैं तो अब ये अपनी एक आखिरी अटैम्प्ट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम एहतसाब से बच सकें, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लोग इनके लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ने आज से कुछ माह पहले कराची में ये एक्सरसाइज करके देख ली थी कि वहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, तो उसका नतीजा भी शाम को ये हुआ कि ट्रेन मार्च उसने किया था। तो ख़वातीन जो है वो एहतजाज कर रही थी खड़ी हुई कि जी हमें 2-2 हज़ार रुपये इन्होंने पर डे का कहा था और 200 रुपये दे के हमें चले गए हैं। और जिस बेचारे एंकर तो नहीं था, रिपोर्टर था, उसने ये रिपोर्ट किया, वो लेटर ऑन ही वॉज मर्डर्ड जी। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, हमें देखें ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है, आएँ ये निकलें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोग इनकी ज़ात की खातिर जब ये ख़ुद लंदन भाग जाएं और बच्चे भी लंदन लेके भाग जाएं और इनकी जायदादें भी बाहर हों, तो ये माँ सिवाय फजल रहमान के उसके पास सिर्फ एक स्ट्रेंथ है, आवाम की स्ट्रेंथ नहीं है। स्कूल के बच्चे, मदरसों के बच्चे, वो उनको लेके आने के लिए मकसद है कि वो उनको इकट्ठा करके ले आएगा। इसके अलावा इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी, मॉरल पेडिस्टल नहीं है जिस पे खड़े होके ये टॉल क्लेम्स कर सकें। 35 से 40 साल से तो यही लोग हैं जो हुक्मरान रहे हैं। आज ये हमें किस लिए कह रहे हैं कि जी अभी विद इन 2 ईयर्स ये 35-40 साल का खोदा हुआ गड्ढा जो था उसको अब भरने के लिए टाइम लगेगा, और 2 साल में हमें ऐसे ही ये सवाल कर रहे हैं जैसे 35 साल हमने हुकूमत की हो। राइट, ठीक है इब्राहिम साहब, अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं। वो वैसे आप ख़वातीन की बात कर रहे थे, ख़वातीन जो है सिंध में एहतजाज कर रही थी, करती हैं, बेशक करती हैं, और सिंध की हुकूमत माजी में जितनी हुकूमतें रही बेशुमार कोताहियाँ थीं, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम यहाँ डी चौक के ऊपर भी ख़वातीन धरना दिए बैठी हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने बेसिकली पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को संभाला हुआ है, वो भी अभी धरना देकर बैठी हुई हैं। उनकी तरफ भी ज़रा नजर करम कर लीजिएगा। लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, कल का जलसा होने वाला है जिन्ना स्टेडियम में। अच्छा ताहिरा साहब, मुझे बताइए कि अल्टीमेट गोल क्या है? कल से तहरीक बाकायदा और ऑन ग्राउंड शुरू हो रही है। इससे पहले तो अभी तक ज़बानी कलामी मुलाकातों तक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक रही। अब कल से अवाम में ये मुहिम बाकायदा तौर पर जारी है, और क्योंकि आप लोगों ने फरमाया कि दिसंबर के एंड तक, इन जनवरी के स्टार्ट से हम लोग काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ देखेंगे हुकूमत के लिए, तो क्या गड़बड़, क्या एक्सपेक्ट करें अवाम? देखिए बात ये है
कि हुकूमत को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि हम लोग सीरियस हैं। उनका एक मिनिस्टर कुछ बोलता था, एक फोकल पर्सन कुछ बोलता आप था, लोग एक पहले सीरियस तर्जुमान नहीं कुछ रहे ना बोलता था। सायरा साहब, क्या करें, इतनी दफा हाथ आप लोगों ने एक दूसरे के पकड़े फिर झटक दिए। नहीं, झटके नहीं थे, हम गवर्नमेंट को इस तैयार कर रहे थे ज़हनी तौर पे कि ये काम इनके साथ होने वाला है, और जो कि अब कल से शुरू हो रहा है। तो ये इन लोगों ने समझा ये नॉन सीरियस हैं, ये तो किसी के साथ बैठेंगे नहीं कभी। इनका एक तर्जमान कहता था जी पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध हुकूमत को ख़त्म नहीं करेगी, इस्तीफे नहीं देगी, बिलावल साहब नहीं चलेंगे, जरदारी साहब का रुख इधर होगा, PMLN उधर जाएगी, मौलाना साहब अकेले रह जाएंगे, उनका कंधा इस्तेमाल होगा, उनका फलां होगा। ऐसा कुछ नहीं है। PDM में बाकायदा तौर पे एक एजेंडा तैयार किया गया है जिसमें सरफहरिस्त अवाम को इस गैर आइनी हुकूमत से ख़ात्मा दिलाना है। इसका ख़ात्मा कर रहे हैं, महंगाई से निजात दिलानी है, बेरोज़गारी से पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम देना है, और पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत का ख़ात्मा कर रहे हैं और बेरोज़गारी का ख़ात्मा अच्छा, कर रहे हैं। इस्तीफे ये की तमाम हमारे एजेंडे में शामिल है। इस्तीफे की बात है साहब, अब इस्तीफा अभी तो देने तक मामला आया नहीं है ना, जी, जी। लेकिन इस्तीफा आप लोगों के लिए देना तो शायद आसान हो, लेकिन वाकई में पीपल्स पार्टी के लिए इस्तीफा देना मुश्किल है। उनकी तो सिंध में हुकूमत है। देखिए, पहले किसी के सेनेट के लिए कुछ- इंतखाबात में क्या हुआ था वो हमें याद है, आपको भी याद है। वो डिनर के टाइम पे भी पूरे लोग थे, उससे पहले की मीटिंग में भी पूरे लोग थे, जब वोट की टाइम आया तो सारे गायब हो गए। ऐसा तो नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे के टाइम पे बोले नहीं जी सॉरी हमारी तो वहाँ हुकूमत है, हम नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी शाना बशाना हमारे साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्टियां मुत्तहिद हैं अपोजिशन में, और हम एक गोल लेकर चले हैं और उसके अचीव करने तक कथा खनामी के लिए इंशाअल्लाह- माजूद मैं जरा ये इस्तीफे वाला सवाल जो है सेनेटर साहब की तरफ भी देकर जाना चाह रही हूँ। सेनेटर साहब, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह तायरा साहबा कह रही हैं कि इस्तीफों की बारी आई तब आप लोग इस्तीफों की बारी में भी उनके साथ खड़े होंगे, माना उनकी बात को, लेकिन अगर जलसे भी होते हैं, धरने भी होते हैं, इस्तीफे भी आप लोग दे देते हैं, इस्तीफे कबूल ही नहीं किए जाते, तो फिर आपको पार्लियामेंट जाके बैठना पड़ गया, तो कैसे बैठेंगे इस हुकूमत के साथ जिसके गिराने के लिए आप तगोदो कर रहे थे? कोई कंटिजेंसी प्लान है, कोई प्लान बी है? देखिए, पार्लियामेंट हमारा अपना इदारा है। ये पार्लियामेंट जो है, ये जमहूरियत जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा, स्पेशली मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी का कायम किया हुआ बाकी जमातों के साथ से। तो हम पार्लियामेंट से हमें कोई एतराज़ नहीं है, असेंबली में बैठने पे कोई एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ हैं इस गवर्नमेंट के जो किरदार है उससे, ये गवर्नमेंट जो हमारे इदारों को बेतकीर कर रही है उस पे, ये गवर्नमेंट जो इदारों को आगे रखकर उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। तो हम समझते हैं कि यहाँ पे जमहूरियत चलनी चाहिए, यहाँ पे वो हुक्मरान हो जो कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करवा सके, यहाँ पे वो हुक्मरान बैठे जो अवाम का जिनको फिक्र हो, यहाँ पे वो हुक्मरान बैठे जो पार्लियामेंट की इज्जत बढ़ाएं। तो ये चीजें हासिल करने के लिए हम निकले हैं। हम जलसे जुलूस भी करेंगे जमहूरी की हदों में रहते हुए। हम जिस हद तक जाना पड़ा उस हद तक जाएंगे, लेकिन इस मुल्क के जो मुस्तकबिल है उसके साथ और इस मुल्क में जमहूरियत के साथ को अगर कोई नुकसान हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो इस जमहूरियत की बहाली के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल और खुशहाली के लिए हमारा ये पूरा इत्तेहाद बना है, ये मूवमेंट निकली है, ये चलती रहेगी जब तक ये टारगेट्स हासिल करने के लिए कोई रास्ता नहीं बन सकता। सेनेटर साहब, ये इतने मुख्तलिफ नज़रियों की जमातें हैं, इतनी ऐसी जमातें हैं जो कि बड़ी डाइवर्स थॉट्स रखती हैं। मौलाना साहब का अलग, PMLN की अलग थॉट और पीपल्स पार्टी की अलग थॉट है। अब ये इकट्ठी तो हो गई है, जाहिर सी बात है किसी एक पॉइंट पे, किसी एक एजेंडा पे इकट्ठी तो है, लेकिन कब तक इकट्ठी रहेंगी ये सवाल पैदा होता है। देखें, हमारे नजरियात जो भी हैं वो अपनी अपनी जगह पे, हम अपने अपनी पार्टी के नजरिए पे, मंशूर पे कायम हैं, लेकिन कॉमन इश्यूज हैं। डेमोक्रेसी इस मुल्क का मुस्तकबिल है, उस पे हम कायम हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए, इस पे हम मुत्तफिक है। यहाँ पे कोई ऐसा कठपुतली हुक्मरान नहीं आना चाहिए, इस पे हम मुत्तफिक है। हम इस पे मुत्तफिक है कि इसको मुल्क को आगे ले जाने के लिए लोगों को फैसला करने दिया जाए, इस पे हम मुत्तफिक है। यहाँ पे हम आज़ाद अदलिया, हमारे जो भी इदारे हैं वो सब अपनी अपनी डोमेन में आज़ादी से काम करें। हमारी पार्लियामेंट बैठकर इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करे, इस पे हम मुत्तफिक है। जब तक ये टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं तब तक हम साथ ही हैं। जब ये टारगेट्स हमने अचीव कर लिए तो हर एक अपने अपने नजरिए पे चल पड़ेगा। अब
अब जो बेसिक जहां पे डेमोक्रेसी के उसूल हैं, बेसिक जो डेमोक्रेसी के बुनियाद हैं, उन पे अमल नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट को कोई इज्जत नहीं दी जा रही है। अपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए उसके खिलाफ एक इदारा काम है जो मुकम्मल तौर पे प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स पे अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है, और इंसाफ का जो है वो नहीं नजर आ रहा है कि कोर्ट्स वो डिलीवर कर रही हूं। तो ये सब चीजें हैं जिस पे हम इकट्ठे हो गए हैं, और हम इस आवाम से भी वायदा करके निकले हैं, बाकी पूरी लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से वायदा करके निकले। ये मुल्क हमारा है, हमें चलाना है, तो हम उस अपने वायदों पे पूरे रहेंगे। जमहूरियत की मुकम्मल बहाली तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हम लोगों ने तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इन कठपुतली हुक्मरानों की तरह ये 4 जुलूस निकाल कर तकरीरें करके नहीं आए। हम लोगों ने तो अपना खून दिया है इस मुल्क के लिए। इस मुल्क में जमहूरियत और लोगों की आवाज जो है वो बुलंद रहे, इसके लिए, और उस पर हम बरकरार रहेंगे। राइट, अच्छा दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। इब्राहिम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपके वजीरान और मुशीरान की तुंदो तेज लहजे ऑपोजिशन को सारी कश्तियां जलाने पर मजबूर कर रहे हैं। अब कल को हुकूमत ये तमाम मुहिम जोई के बाद ऑपोजिशन की नहीं गिरती, जो कि अमूमन नहीं गिरा करती, मूवमेंट्स में हुकूमतें कमज़ोर होती हैं, गिरा नहीं करती, माजी में हमें ये बताता है। सो अल्टीमेटली ऐसे हालात तो ना पैदा करें कि आप लोग एक दूसरे का पार्लियामेंट में सामना ना कर सकें और कोई कानून साजी की तरफ ना जा सके। जी, पहली बात तो मैं आपको जवाब देना चाहूँगा इस बात का कि उनके जो अपोजिशन टॉल क्लेम्स कर रही है, ये वो लोग हैं, अब इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो इस वक्त वो है जो कॉन्विक्ट्स हैं। एक तो होता है ना जी, किसी पे इल्ज़ाम लगा हुआ हो ना, वो एक अलहदा चीज़ है, प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और इन पे मकसद है कि इनको सज़ाएं हो चुकी हैं। और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हमारी तो बाहर तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरे नाम पे कोई जायदाद नहीं है। इस वक्त वो क्वीन ऑफ द स्टेज तो वो हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मकसद है उनको सज़ा मिली हुई है। उनके वालिद सज़ा याफ्ता हैं। जरदारी साहब का उठा लें, उनका ओमनी का केस वाइंड अप होने वाला है। कई उनमें फ़र्द जुर्म जो है वो उन पर ऐद हो चुकी है। तो ये इनके जो भी क्लेम्स हैं, वो अभी कह रहे थे जी हम वो फैटफ का वो नहीं पास होने देंगे, पास हो गया। सेनेट में ये नहीं होने देंगे, वो पास हो गया। मकसद है कि ये अभी तक किसी मामले में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सके, सिर्फ इसी वजह से कि इनके अपने लोग भी अब इनको ट्रस्ट करने से गुरेज कर रहे हैं कि इनमें शैलोनेस है, कोई सदाकत नहीं है, इनकी उस बातों में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और आने वाले दिनों में आपने कहा कि फ्यूचर में पार्लियामेंट का क्या होगा, इंशाअल्लाह ताला हम मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए हैं, और हम इसको है, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी है, और इनकी पूरी कोशिश है किस तरह के डिस्टेबलाइज हो कि ये गवर्नमेंट डिरेल हो जाए और ये मार्च वाले सेनेट के इलेक्शन ना हो, क्योंकि अगर सेनेट में भी इनकी अक्सरियत आ गई तो फिर उनके हमारे जो है मज़ीद डिम हो जाएंगे इनके चांसेस जो हैं कभी भी दुनिया वो करने के, गवर्नमेंट में आने के। ये वैसे ही भूल जाएं जितने सख्त इल्ज़ामात इन पे हैं और वो जो प्रूव हो चुके हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उससे ये किस तरह डिनाई कर सकते हैं। और अवाम अब जो है किसी की वो कहने पे या बातों में आने वाली नहीं है। लोग हर चीज़ को, जैसे आपने अभी फरमाया कि महंगाई हुई है तो अवाम ने महसूस की है, इनकी बातों में आने के लिए लोग किसी सूरत में तैयार नहीं है, क्योंकि इनको 35 साल से 50 साल पीपल्स पार्टी को और 35 नून लीग को हो गए हैं, और इन्होंने अगर तब कोई दूध की नहरें नहीं बहाई तो अब ये आके क्या कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस बयानी में कोई रियली कोई ताकत हो या उसमें कोई स्ट्रेंथ हो जी। राइट। अच्छा, आखिरी सवाल इब्राहिम साहब, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेशक पहली दफ़ा आई है, बेशक अभी सिर्फ 2.25 साल गुजरे हैं, बेशक सारे सवाल पूछना जो है वो 5 साल के बाद बनता है, बट 2.25 साल की परफॉर्मेंस देखते हुए क्या आगे 3 साल की परफॉर्मेंस भी ऐसी रहेगी? बहुत सारे वादे पूरे नहीं हो सके, बहुत सारे वादे वफा नहीं हो सके, 100 दिन के प्लान से लेकर और आगे महंगाई को कम करने तक, करप्शन को कम करने तक, आगे के 3 साल भी ऐसे ही चलेंगे इब्राहिम साहब? जी हरगिज़ नहीं। देखें, आप कह रही हैं ना कि वादे पूरे नहीं कर सकी, ये वो मुल्क है जब हमें मिला है तो पिछले 10 साल की आप एवरेज उठा के देखें, जो आपका ट्रेड डेफिसिट सिर्फ था कि जो चीज़ें आप बाहर से मंगवाते थे और इस मुल्क से बाहर भेजते थे, $20 बिलियन वो आपका ट्रेड डेफिसिट था।
और ये वो आप कहाँ से पूरा कर रहे थे? कभी उधार उठाते थे, और वो जो गरीब यहाँ पर अपना घर बार बीवी बच्चे अपने ख़ानदान को छोड़ के बाहर बैठ के वहाँ से कमा के पाकिस्तान को तकरीबन $20 बिलियन के करीब भेजते थे, वो इनकी उसके नज़र हो जाता था। वो आप देखें लास्ट अगस्त इसी 2 महीने पहले 12 साल के बाद पहली दफ़ा जो है वो पैरिटी पे आया है, बल्कि आपका ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस में चला गया है। तो ये वो चीज़ें होती हैं, देखें जिस तरह घर को चलाया जाता है ना, कि आपकी आमदन कितनी है, आपने अखराजात कितने हैं। इन्होंने अखराजात किए हुए थे, आमदन थी नहीं, और नतीजा ये हो रहा था कि उधार उठाई जा रहे थे और मुल्क पे चढ़ाई जा रहे थे। नतीजतन 60 साल में 6000 अरब और इनके 10 साल में वो 30,000 अरब पे पहुंच गया। तो इन चीज़ों को अब देखिए $10 अरब हमें सिर्फ लास्ट ईयर में जो है वो अदा करने पड़े हैं गवर्नमेंट को, इनके लिए वो उधार का जो है वो किस्तें देने के लिए। तो इसको टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है कि हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, चीज़ों को डिजिटलाइज कर रहे हैं। आपकी 65% ऑफ योर पॉपुलेशन जो है वो देहातों में रहती है। देहातों में अगर आप किसान से पूछ के देखें तो किसान को उसके जो फसलें हैं उसकी बेहतरीन प्राइस मिल रही है, जबकि साबका अदवार में ये होता था कि अपनी गंदम बेचने के लिए वो बेचारे ट्राली के नीचे 3-3 दिन सोते थे और लाइनें लगती थी। अब हर चीज़ जो है स्ट्रीमलाइन हो रही है, ऑन मेरिट हो रही है, उनके घर से गंदम उठाई जा रही है, और इसी तरह से उनकी मेज़ है, राइस है, कॉटन है। इस वक्त कॉटन माशाअल्लाह 5500 रुपये पर बॉन्ड के हिसाब से जा रही है जी। वो भी उसके लिए मेरी रिसेंट बात हुई है, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, तो उसमें लोग बड़े मकसद देहातों में किसान जो है उसको बहुत इंकरेजमेंट मिली है जी इस हवाले से। राइट, ठीक हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, इब्राहिम खान साहब, सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आप तमाम का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।